नेक्स्ट अब हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन्स का देख लिया था, प्रोटॉन्स का देख लिया था। कैथोडिक रे से अगर हमारे पास कैथोडिक रे क्यों जनरेट हो रहा था, जब हमारे पास पोटेंशियल हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास एटम क्या होता है, ब्रेक हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में। तो नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहां से जनरेट होता है, कैथोड से। तो कैथोड से लाइट जनरेट हुआ इसलिए क्या बोलता है, कैथोडिक रे। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, और क्या बताएंगे, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव फील्ड क्या और क्या होगा, बेंड होगा। क्लियर, इतनी बातें बताए थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताए थे कि ये किसी भी मटेरियल को हमने ट्यूब के अंदर फील करेंगे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आइडेंटिकल। मगर जब हमारे पास, अगर हमें कैथोडिक रे के बाद एनोडिक रे पढ़े थे, एनोडिक रे पता करने के लिए हमने क्या किया था, कैथोड पे होल्स किया था। तो हमारे पास अगर एनोड से अगर कोई लाइट जनरेट करेगा तो कैथोड को क्रॉस कर जाएगा, और कैथोड को क्रॉस करेगा तो वहां से हमारे पास पता चलता है कि एनोड के जैसे कैथोडिक रे जनरेट होता है वैसे ही एनोड से हमारे पास एक लाइट और जनरेट होगा, एनोड से जनरेट हो रहा है इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, एनोडिक रे। वहां पे हमारे पास वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, पैडल व्हील को घुमाएगा, मतलब मैकेनिकल वर्क कर सकता है। फिर हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनोडिक रे क्या हो रहा था, नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव फील्ड क्या और क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था। और लास्ट में हमने, लास्ट में हमारे पास देखा कि कौन सा मटेरियल हम फील कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन्स का, हमारे पास एक प्रोटॉन्स का एनोडिक रे मिलेगा। मगर अगर हम कोई दूसरा गैस हम फील किए हैं तो उसमें सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो वैलेंस शेल में होंगे, जो आउटरमोस्ट शेल में होगा वही सिर्फ निकलेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बने रहेंगे। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर जाएगा। और लास्ट में हमारे पास था मिल्कन एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हमारे पास क्या पता चला था कि हमारे पास कोई भी चार्ज हो वो हमेशा क्या मल्टीपल्स में आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसी चीज को फिजिक्स में पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब फिजिक्स में आएगा तो फिजिक्स में पढ़ते रहना। अभी हमारे पास क्या पता चला कि जितना भी चार्ज होता है, हमने चार्ज वो पता किया था, ऑयल ड्रॉप्स कर रहा था, ऑयल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक रहा था। तो अगर हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी उस पर चार्ज पता करते थे, हमारे पास पता चलता था चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब याद करो कि हमने स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था कैथोडिक रे का भी और एनोडिक रे का। E बाय हमारे पास क्या है, M। अब वहां पे आप घर में ट्राई करना कि जो आप E बाय M का वैल्यू जो पुट किए थे, जो स्पेसिफिक चार्ज था कैथोडिक रे का E बाय M, अब आपको अगर E बाय M को मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या था, सॉरी E बाय M किसी का कोई वैल्यू था, जितना भी वैल्यू होगा, देखो हमारे पास ये चार्ज बाय क्या था, मास। अगर मास पता करना है हमें, चार्ज अगर E बाय M का वैल्यू पता है, हमारे पास चार्ज भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या मास पता चल जाएगा। अरे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, कैथोड में इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज होगा। ये हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर देना, ये तुम्हारे पास मास पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। उसी तरह एनोडिक रे में हमने किया था, एनोडिक रे पे भी हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज लिखवाया था, वहां पे भी चार्ज पुट करोगे तो तुम्हारे पास मास निकल जाएगा प्रोटॉन्स का, वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻24। और इलेक्ट्रॉन्स का अगर निकालोगे तो वो आएगा 9.1 इंटू 10⁻27 kg। अगर ग्राम में निकालोगे तो वो हो जाएगा, नहीं kg, सॉरी -27 हमारे पास ग्राम आएगा, 31 kg में आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये सबसे बाद में हुआ था 1932 के आसपास या 1930। देखो पहले वाला डिस्कवरी में डेट नहीं होता था, रीजन क्या है, कम्युनिकेशन गैप। किसी ने कुछ डिस्कवर किया तो एक टाइम लगता था दूसरे तक पहुंचने में, तो इसीलिए कभी भी देखोगे डिस्कवरी का वो ईयर लिखा रहता है, टाइम जनरली मेंशन नहीं होता कि किसी ने डिस्कवरी किया तो फिर वेरिफिकेशन होता है। चलो वो अब बहुत दूर की बात है। देखो हमारे पास क्या लेते हैं, अल्फा पार्टिकल का एक हमने सोर्स लिया,
अल्फा पार्टिकल का एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी था हमारे पास, ये पोलोनियम हमारे पास एटम लिए, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब पता है क्या होता है? अगर कहीं पे रेडिएशन सुन रहे हो या रेडियो एक्टिव सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? हाईली रिएक्टिव अलग चीज हो गया ना, रेडियो एक्टिव अलग चीज हो गया। जब हमारे पास कोई मैटर जो मैटर्स, कोई भी मटेरियल अगर एनर्जी के, अब मास के फॉर्म में एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा, अगर कोई भी मटेरियल मास के फॉर्म में एनर्जी अगर लॉस करना शुरू कर देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो जैसे सुने होंगे अल्फा बीटा गामा टाइप ऑफ रेडिएशन सुने होंगे ना, अल्फा बीटा गामा। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कुछ नहीं होता, हीलियम, हीलियम एटम है। हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकाल दो, अब ये बन जाएगा हीलियम 2+। हीलियम 2+ ही हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है, एक हमारे पास पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, जिससे अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हमारे पास हीलियम एटम निकलता है विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो हीलियम एटम्स हमारे पास क्या हुआ कि हमने उसको बेरिलियम के सैंपल पे रखा, उसके बाद उससे टकराया। अब टकराया तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमारे पास ये बेरिलियम एटम, जो हमारे पास बेरिलियम एटम था, वो कुछ देर के बाद किस में चेंज हो गया? कार्बन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता, अगर इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आता या प्रोटॉन्स में चेंजेस आता तो हमारे पास इस पे चार्जेस में चेंजेस आता। मगर हमारे पास क्या हो रहा था कि ये जो एटम्स पाला तो बेरिलियम हमारे पास कार्बन में चेंज हो रहा, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है। ये न्यूक्लियस ही चेंज हो गया ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता। अगर हमारे पास बेरिलियम से कार्बन अगर चेंज हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहा है। न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहा है तो यहां पे हमारे पास ये जो रिएक्शन देख रहे हो, यही रिएक्शंस परफॉर्म किया गया था। देखो यहां से बेरिलियम था हमारे पास, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। इस पे जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल, यही हीलियम क्या है हमारे पास अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल को पास किया गया, बेरिलियम एटम किस में चेंज हो गया? कार्बन में। अब देखो यहां से आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब यहां देखो हमारे पास यहां पे हम प्रोटॉन्स कितना है? 4। यहां पे कितना है? कितना हो गया? 6। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो गया? 6। तो प्रोटॉन जितना पहले था प्रोटॉन उतना ही बाद में होगा। दूसरा देखो हमारे पास मास कितना है? 9 और यहां पे 4, तो कितना हो गया मास टोटल? 13। यहां पे देखो कार्बन का वेट कितना है? 12। तो मतलब हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल जनरेट हुआ जिसपे हमारे पास कोई प्रोटॉन, 0 लिखा हुआ मतलब प्रोटॉन्स नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, मगर मास जो होगा वो प्रोटॉन्स के बराबर होगा। तो यही जो पार्टिकल डिस्कवर किया गया तो इसको बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। ये सेम मास का होगा जितना हमारे पास प्रोटॉन है, मगर उस पे चार्ज कुछ नहीं होगा। इसमें एक्सपेरिमेंट में यही किया गया था कि रेडियो एक्टिव हमारे पास मटेरियल लिया गया, अल्फा पार्टिकल जनरेट करेगा, बेरिलियम के सैंपल पे फॉल डाउन करेगा, बेरिलियम का सैंपल किस में चेंज होगा? कार्बन में। अब ये जो हमारे पास कार्बन में चेंज हुआ उसके बाद भी कुछ पार्टिकल्स हमारे पास रिलीज हो रहे थे। उसके बाद पैराफिन कुछ नहीं होता, जैसे अगर लाइट टॉर्च देखते हो, टॉर्च में हमारे पास क्या लगाया जाता है? कनकेव लेंस या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, ये तो पढ़ के आए हो ना, कनकेव मिरर कि कन्वेक्स? कनकेव वो क्या करता? पैरेलल लाइंस में चेंज करता। सिंपली क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकलेगा उसको डायरेक्शन देता है, अगर किसी भी डायरेक्शन में रिलीज हो रहा होगा तो साइड वाला क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा, और किसी स्पेसिफिक जहां पे हमारे पास सेंसर लगा होता है उसी सेंसर को बस अलाउ करेगा। तो ये सेंसर डिटेक्ट किया और सेंसर से पता चला कि इस पे कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं होता, मगर जो मास होता है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इतना ज्यादा कुछ नहीं समझना, सीधा सिंपली कि बेरिलियम पे हमने क्या किया? अल्फा पार्टिकल पास किया। अल्फा पार्टिकल पास करेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2+।
हीलियम 2 प्लस पे पास, अगर हीलियम 2 प्लस पास करेंगे तो बेरिलियम किस में चेंज हुआ, कार्बन में। अगर हमारे पास बोरॉन लेते तो वो किस में चेंज होता, नाइट्रोजन में। और उसके बाद एक छोटा सा पार्टिकल्स हमारे पास बनता है जो हमारे पास न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा और इसका मास जो होगा वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, मगर हम लोग मानते हैं कि प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। और यही पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। इसके बारे में बस आपको बस यहां से एक ही चीज याद रखना है। अगर एक लाइन लिखना चाहोगे, अच्छा यहां पे हमारे पास कार्बन, अगर यहां पे एक लाइन लिखना चाहोगे तो सीधा सिंपली लिख सकते हो when alpha particle is passes through beryllium sheet, then it change to, देखो ये पहले से डिलीटेड है, बस कॉन्सेप्ट बस बिल्डअप करने के लिए बस बता रहे हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कम से कम ये रिएक्शन अगर बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और वो तो भेज ही देते हैं। हमारे पास क्या बोले, वन अल्फा पार्टिकल पास थ्रू बेरिलियम शीट देन इट चेंज टू कार्बन शीट along with a neutral particle which have same mass as proton, which is known as न्यूट्रॉन। बस इतना ही लिख लो कि अगर हमारे पास ये जो सीट है वो अगर बेरिलियम पर रहता है और उस पर अल्फा पार्टिकल पास करते तो बेरिलियम का सीट किस में चेंज होता है, कार्बन में। और कार्बन के साथ जो कार्बन का सीट चेंज हुआ उसी के साथ एक और पार्टिकल्स पता चलता है जो न्यूट्रल होता है और जिसका मास हमारे पास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और उसी पार्टिकल को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। क्लियर? और पहला बात, तुम लोग कहां गए थे, नीचे पूछ के गए थे, हमसे ये बोल के थोड़ी गए थे कि नीचे जा रहे हैं, और हमने कुछ बोला? पहला तो नीचे नहीं जाना है। तुम लोगों को कौन सा रहता है कि तरह भूख लग जाता है, ये लिख रहे हो, लिख लो फिर। क्या बी कहां लिखा हुआ है? अरे बोरॉन है ये, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। अरे ये एलिमेंट है। अच्छा पीरियोडिक टेबल गायब है क्या यहाँ पे? बोरॉन, बेरिलियम, हाँ क्या ए नहीं है, वो अल्फा है। ये ऐसे लिखना चाहिए उसको, जैसे अगर तो अल्फा जो लिखते हो सिंबल जो अगर ऐसे होगा तो उसी चीज को बस वो जो टाइपिंग करता है तो थोड़ा सा उस अपने हिसाब से लिखता है सुंदर से, तो वही है। देखो अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम, देखो यहाँ पे अरे तुम्हें करना है 2 प्लस कर ले, अब संतुष्ट? अगर बोरॉन का लेते तो नाइट्रोजन मिलता, बेरिलियम का लिए तो कार्बन का सीट मिलता है। हो गया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज है कि स्पेसिफिक चार्ज का एक क्वेश्चन करना, तो हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, कौन सा, स्पेसिफिक चार्ज। हाँ, हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, एक ही एलिमेंट्स लेते हैं। अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस, हमारे पास ऑक्सीजन पे माइनस रखो या प्लस भी रखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमारे पास नाइट्रोजन माइनस, ये 4 एलिमेंट्स लिखा हुआ, स्पेसिफिक चार्ज के बेसिस पे अरेंज करना है। स्पेसिफिक चार्ज क्या था? चार्ज बाय मास या मास बाय चार्ज? चार्ज बाय मास था। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज जो है, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमने क्या लिखा था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज बाय मास। चार्ज इसी चीज को सिंबलाइज करते हैं E/m से। अब यहां से देखो, हमारे पास चार्ज बाय मास करेंगे तो हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, मास भी। हीलियम हमारे पास मास 4, ऑक्सीजन, क्लियर? क्या देखो, सब पे एक ही चार्ज है मगर मास सबका अलग अलग। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए, मगर जब आपके पास ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा। देखो, अगर हमारे पास चार्ज बाय मास करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास असेंडिंग करें या डिसेंडिंग, पहले बोलो। असेंडिंग करते हैं, तो अगर असेंडिंग करेंगे तो सबसे लोएस्ट चार्ज किस, अगर देखो सब पे एक ही चार्ज है, या तो +1 या तो -1, उसका वैल्यू तो वही आएगा ना, 1.6 × 10⁻19। अब यहां से देखो, मगर मास सबका हमारे पास अलग अलग है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का सब पे चार्ज सेम, तो मास हमारे पास जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन आ जाएगा ना, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास ये E/16 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E/14, ये उसके बाद हमारे पास E/4 और ये E/1, सबसे छोटा नंबर। अगर एक बार लिख देते हैं, हमारे पास 1/16, ये हमारे पास किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद हमारे पास इससे बड़ा जो होगा वो 1/14, 1/14 के बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 1/4, और लास्ट में 1/1। तो ये ऑक्सीजन माइनस के लिए था, उसके बाद नाइट्रोजन माइनस, उसके बाद हमारे पास हीलियम प्लस, और सबसे ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन प्लस। अगर ये समझ में आ गया तो इसको ट्राई कीजिए, तो ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, फ्लोरीन माइनस, और हमारे पास एक और ले लेते हैं, हीलियम 2+। ट्राई कीजिए तो ये 4 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए किसी भी ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो आपको अच्छा लगे उसमें अरेंज कीजिए। नौ क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और मास 19 आएगा। ये हम बोले थे ना 1 से 20 तक याद करने के लिए।
30 तक बोले थे, मास कम से कम तो 20 तक बोले थे। ना कीजिए बस, जब जेई में आएगा तो फिर बोलिएगा कि अगला साल फिर देखते हैं। बना लिए? वन बाई 16, 2/16, 3/14, 1/19, 2/4। अब ये नंबर्स, अब ये कंपेयर करना। ये कितना लिखा है? 19/9। ऐसा तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। किसी ने और ये सॉल्व किया है? अब ये कंपेयर कर लेना बस। अच्छा ऑर्डर देखो, हमारे पास सबसे पहला, अगर हमारे पास हीलियम 2+ था ना, अगर हीलियम हमारे पास 2+ की बात कर रहे हैं, क्लियर? हमारे पास सबसे पहला क्या करेंगे, E/m का रेशियो देखो, सब में चार्ज कितना है इस पे 2, बट हमारे पास वेट कितना आ जाएगा 8, 16, तो 16 आ जाएगा। यहां पे देखिए, इस पे चार्ज 3, वेट कितना, इस पे चार्ज कितना, हमारे पास 19 आ जाएगा। दूसरा देखिए, यहां पे 2/4, चार्ज हमारे पास 2, चार्ज हमने ऊपर लिखा, नीचे उसका वेट लिखा। अब देखो हमारे पास नंबर को कंपेयर करना है। अब देखो सारा डिनोमिनेटर हमारे पास अलग, न्यूमरेटर भी अलग, तो नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो या तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम कर ले, या तो डिनोमिनेटर। जनरली डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। देखो यहां से अगर हम इस सब में वो डिनोमिनेटर अगर 1 कर देंगे, तो जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा। देखो यहां से ये 1/8, इसको देखो 3 1 जा 3 कर लेते हैं, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, हमारे पास 2 बच जाएगा, 3 6 जा 18, हमारे पास ये बार बार चलता रिपीट हो जाएगा। 6 7 लिख सकते हैं, या 6 पे हमारे पास बार लगा सकते हैं। यहां देखो 1/19, ये 1/2 सब। अब देखो अगर न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं या इससे भी डिवाइड कर सकते थे। अब यहां से देखो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा है 19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा F माइनस जो E/m का जो हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज का जो ऑर्डर होगा, हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास फ्लोरीन माइनस सबसे कम। इससे ज्यादा कौन आएगा ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन के बाद कौन सा आएगा नाइट्रोजन 3-, और सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कर लोगे, बढ़े अब आगे। जिसने नहीं किया लिख लो एक बार। लिख रहे हो या फिर स्लाइड का इंतजार हो है? लिख रहे हो तो फिर लिख लो। अब एक चीज याद रखना, अच्छा कुछ लोग तो थे नहीं, आपको मैंने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोस्टर, आइसोडाइफस और क्या बताया था, हाँ इतना ही बताया था। ये जो मोल कॉन्सेप्ट में नहीं यूज होगा, वहां पे इसलिए बताया था कि वहां पे आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बताया था। तो वहां पे आपको वो टर्म्स मालूम होना चाहिए, वहां पे यूज होगा। मगर जो आपके पास अनअकैडमी वाला जो टेस्ट है या अनअकैडमी का मॉड्यूल है, उसमें आपको यहाँ पे टर्म्स वो पढ़ने हैं। तो एक बात थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगा, एक बार पढ़ा चुके हो, अगर पहले जो मोल कॉन्सेप्ट में लिख चुके हैं वो अगर आपके मर्जी करता तो लिख सकते हैं, नहीं मर्जी करे ना लिखे। मगर मैं पूछूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ाया था और वो क्या क्या डिफिनेशन होता है, ये लिख लिया। अच्छा टेस्ट कब था तुम्हारा में? सैटरडे को। ऑब्जेक्टिव और इंटीजर दोनों? नहीं,
सैटरडे को था ना। मेरा क्लास कब था? आज कौन सा वेडनेसडे है ना, थर्सडे, फ्राइडे तो ऐसी है हमारे पास, सैटरडे, सैटरडे ही बोले थे, मंडे नहीं बोले थे। हमारे पास मंडे तक का रूटीन थोड़ी आता है। जो क्लास किए उनके लिए कंपलसरी है, मगर जो क्लास नहीं किया है उसका कुछ नहीं, वो आराम से बैठे रहे। हाँ इस सैटरडे, आने वाला सैटरडे वो। हा? अरे ये कितना तारीख है आज? 11। आज फ्राइडे, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये। अब चल बोल क्या चाहिए? तो नहीं आए थे, काहे नहीं आए थे? क्लास कर रहे थे ना, बीच में एब्सेंट हुए हो ना, तो ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे अब पहला बात, ये नंबर थोड़ी पेरेंट्स को जाने वाला है, इतना काहे टेंशन ले रहे हो? जितना आएगा वो बनाओगे, नहीं बनेगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में देख चुके थे। आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। हमारे पास एग्जाम्पल कर चुके थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सबका 1, मास 1 2 3। हमारे पास कार्बन कार्बन, सबका एटॉमिक नंबर 6, वेट 12 13 14। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 8, वेट 16 और दूसरे का 18। क्लोरीन 17 17, वेट 35 और 37। क्लियर? ये सारे कैसे हो गए? आइसोटोप्स। नेक्स्ट अब हमारे पास था आइसोबार। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? सेम हमारे पास एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 6। वेट हमारे पास आएगा इसका 14 और इसका भी 14। देखो कार्बन 14 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, अलग अलग एलिमेंट्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास पोटासियम, आर्गन, उल्टा लिख रहे हैं, आर्गन, एटॉमिक नंबर वेट इसका 40 40 40। एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट, मगर मास क्या है? सेम। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, पास्ट ईयर में सबसे ज्यादा पूछा गया है, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन्स बार बार पूछा गया है। पहला तो याद रखना, आइसो मतलब होता है सेम, तो आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे केमिकल स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए। अब वो आपको एलिमेंट्स दिया रहे, मॉलिक्यूल्स दिया रहे, आयंस दिया रहे, डजंट मैटर। ये दोनों सिर्फ क्या होता है? एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। यहां देखो, जब हम बात करें तो हाइड्रोजन के एलिमेंट लिखे, कार्बन के, तो ये एलिमेंट्स है, यहां पे भी एलिमेंट है, मगर ये एलिमेंट हो को जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। किसी तीनों को कंबाइंड फॉर्म में एक टर्म्स यूज करते हैं, केमिकल स्पीसीज। those species which have same number of electron, कि जिस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आ जाए? सेम। अब यहां से देखें,
आपने मोल कॉन्सेप्ट में कम से कम सबने ये कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना लिखवाए थे, याद करो। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज इक्वल्स टू जेड प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास यहां से देखो, अगर हमारे पास सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर कितना सोडियम का? 11। पॉजिटिव चार्ज है मतलब लॉस ऑफ कितना आया? 10। अगर हमारे पास ऑक्सीजन 2 माइनस की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर कितना? नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब वो एक्सेप्ट किया है। 8 + 2 फ्लोरीन माइनस एटॉमिक नंबर नेगेटिव है तो H2O। अब यहां देखो, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2+। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, क्या इसके आगे पीछे कुछ भी हमारे पास चार्ज नजर आ रहा है? तो हमारे पास कुछ ऐड नहीं, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जितना हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, जितना ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, सिंपली क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ये भी कितना आ गया? CH4। यहां देखो, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6। हाइड्रोजन 1 में 1 है, कितना? 6 + 4 HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन में कितना? 1। फ्लोरीन का 9। 1 + 9 ये कितना आ गया? एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर प्लस है तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या बात समझ में आ गया? तो हमारे पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, डजंट मैटर, अगर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर सेम आ रहा है तो उन सारे स्पीसीज को क्या क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। और ये मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन रहेगा और बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर, पेयर्स या ग्रुप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद जो हम टर्म्स बोलेंगे वो थोड़ा कम पूछा हुआ है, अभी तक पूछा ही नहीं है। जहां तक मैंने पेपर देखा है वो अभी तक पूछा नहीं, मगर वो टर्म कहीं पे यूज किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? आइसोटोन्स, या इसी को बोला जाता है आइसोन्यूट्रॉन। आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉन्स कहने का मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा उसको लिए क्या यूज करेंगे? आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन। ज्यादा हमारे पास ये टर्म यूज होगा आइसोटोन्स। तो इतना लंबा लिखने के बजाय लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ, कि जिस केस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम आ जाएगा वो दोनों पेयर कैसे हो जाएंगे? आइसो न्यूट्रॉन्स या आइसोटोन्स। देखो हमारे पास टाइटियम एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। हीलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास। अब याद करो न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा था? A-Z एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर जब बताया था तब आपको बताया था न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां पे हमारे पास क्या करोगे? 3, ये क्या गया? n बराबर हमारे पास A-Z। तो यहां पे एटॉमिक मास नंबर 3, 3 में 1 कितना आ जाएगा? यहां पे 4 - 2 कितना आ जाएगा? दोनों में हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या क्या 3। हाँ, ये पढ़ोगे नहीं ना तो यही प्रॉब्लम होगा। हमारे पास कार्बन देखना,
कार्बन 6, वेट हमारे पास 14, ऑक्सीजन हमारे पास 8 और वेट 16। यहां से अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 14 माइनस 6, 16 माइनस 8। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास है आइसोडाइफर्स। चलो बताओ आइसोडाइफर्स क्या होता है। और पहली और लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, मेरे क्लास में अगर आपको कुछ भी खाना है तो आप क्लास से बाहर जाइए, आराम से खा के आइए। मगर अगर क्लास में बैठ के च्युइंगम चबाइए या कुछ भी खा रहे हैं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बाहर निकलिए और बाहर से थूक के आइए। तू भी खा रहा है, बक थूक क्या बाहर। एक सीधा सिंपल सा बात याद रखो कि किसी भी काम में जितने ज्यादा आपके सेंस ऑर्गन अगर एक्टिवेट होंगे ना, वो काम उतना अच्छा आपको लगेगा। जैसे अगर आप मूवी देखने जाते हो, अगर थिएटर में गए हो और दूसरा आप देख रहे हो मोबाइल पे, तो जब मूवी थिएटर में देख रहे हो ना, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं दिख रहा स्क्रीन के अलावा, तो आपका पूरा फोकस वहीं पे है। मगर जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, घर पे देख रहे हो, तो आपका फोकस बहुत चारों तरफ बटा हुआ है। तो वो आपको भले वो हॉल थिएटर जो थिएटर में जाकर देख रहे हो, वो भले स्टोरी बोरिंग होगा मगर वो तब भी बर्दाश्त हो जाएगा। मगर अगर घर में देख रहे हो बर्दाश्त नहीं होगा। खाने में आपका सेंस ऑर्गन सूंघ रहे हो, स्वाद आ रहा है, टच कर रहे हो, तो वो काम अच्छा लगेगा। मगर आप पढ़ाई में सिर्फ एक ही चीज है कि आप फोकस कर सकते हो, देख सकते हो, सूंघ थोड़ी सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें अगर बाकी एक्टिविटी जितना मिनिमम रखो ना, उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आइसोडाइफर्स। बोलो आइसोडाइफर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सेम होता है। बगल वाला थोड़ा एक दूसरे को शाबाशी दो तो पीठ में। अरे हम देखा तो फिर अगर बोल रहे हैं तो दोनों दे दो। चाहते हो कि फिजिकल वायलेंस करे तुम लोगों के साथ? तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो और तुमको पहले भी बताए थे, तुम गौर करते नहीं हो कभी। बोल रहे हैं कि तुम्हारे में पोटेंशियल है, अगर यही हालत रहा बहुत पीछे रह जाओगे बाबू। यहां देखो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, या डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या होगा? सेम होगा। देखो हमारे पास सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। देखो यहां से अगर हमारे पास एलिमेंट्स लिए, हमने हीलियम लिया एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास हमारे पास 4, कार्बन लिया 6, हमारे पास 12, हमारे पास नाइट्रोजन वेट 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16। यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जांपल्स ले लो जिसमें आपका जो एटॉमिक नंबर होगा ना, एटॉमिक मास उसका 2 टाइम्स होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आइसोडाइफर्स। देखना कैसे, हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर की बात करेंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर वही उसका क्या होगा? प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 6, 7 और यहाँ पे 8। अब अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, 4 माइनस 2, 2, 12 माइनस 6, 14 माइनस 7, 16 माइनस 8। अब यहां से आप प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करो या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, क्या वैल्यू आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? डिफरेंस। इसमें भी प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, और इसमें भी प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इन दोनों में क्या आ गया? सेम, या आपस में क्या आ गया? सेम। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स। दूसरा जो एग्जाम्पल्स बनता है हमारे पास कि जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उसका मास 1 ज्यादा होना चाहिए, डबल से 1 ज्यादा। तो उस केस में भी सारे एटम्स हमारे पास आइसोडाइफर्स बनेंगे। जैसे हमारे पास बोलते जाओ जिसका हमारे पास 1 ज्यादा होगा, जैसे हम फ्लोरीन की बात कर रहे थे, 9 होना चाहिए। कितना? 8 डबल करोगे तो कितना हो, मगर होता कितना है? सोडियम एटॉमिक नंबर डबल करोगे तो
22, मगर होता क्या है? एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर, मगर हमारे पास डबल करोगे तो 26, मगर होता कितना है हमारे पास? नेक्स्ट पोटासियम, एटॉमिक नंबर 19, डबल करोगे तो, मगर होता कितना है? अब यहां देखो, अगर यहां से आप प्रोटॉन्स नंबर निकालोगे तो यहां पे क्या आएगा? 9, यहां पे हमारे पास 11, यहां पे 13 और यहां पे 19। और दूसरा अगर हम यहां से न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 19 माइनस 9 कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास सब में 10। कौन सा मैथ पढ़ रहे हो रे? 27 माइनस 13 14। यहां पे हमारे पास हमको लग रहा है कुछ तो ले रहा है, तो सस्ता नशंग नाम पे एक, तो दूसरा एक चलता है हड़िया। छी सर, हमको बोलना चाहिए जो पढ़ के आता उसके हिसाब से छी। ये तो बहुत छोटा चीज है। एक चुल्लू और पानी ले, उससे मुंह धोए, उसके बाद शुरुआत करें। अभी टाइम है, अभी डूबने में है टाइम। अब यहां से देखें, अगर यहां प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन माइनस, हमारे पास 12 माइनस 1, सॉरी हमारे पास 11 माइनस 12 माइनस 1, 13 माइनस 14 माइनस 1, 19 माइनस 20 माइनस 1। यहां आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करते हैं तो क्या आता? 1 1 1 1। तो या तो हमारे पास प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम आना चाहिए, या प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, आप प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन करो या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो, बस क्या होना चाहिए? सबका वैल्यू सेम आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी का वैल्यू 1 आ रहा है, प्रोटॉन अगर हम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर रहे हैं तो एक का वैल्यू +1 है, दूसरे का -1, वो नहीं होगा। सेम डिफरेंस, एक ही का डिफरेंस है, मगर एक का +1 है और दूसरे का -1, वो नहीं। बात समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या हो गया? आइसोडाइफर्स। और लास्ट अब हमारे पास एक टर्म्स है जिसको बोलते हैं आइसोएस्टर। आइसोएस्टर क्या होता है? कितने लोगों को याद है? पेज पलटा था, मम्मी कसम, चलो आईटी कसम। आइसोटोप, सॉरी आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होता है? ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा। दोज केमिकल स्पीसीज, दोज केमिकल स्पीसीज which have same number of atom and same number of इलेक्ट्रॉन। चलो अभी बता देते, एग्जांपल बताओ तो। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम फ्लोराइड। देखो यहां से हमारे पास एटम्स की बात करेंगे तो कितने एटम्स हैं? एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, 2। यहां पे पोटेशियम और फ्लोरीन, 2। अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम में कितना होगा? ऑक्सीजन में कितना आया हमारे पास? पोटेशियम में, इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा? दूसरा देखना, सॉरी CO3 2- कार्बोनेट, दूसरा हमारे पास NO3- नाइट्रेट। कार्बन में अगर हमारे पास एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स कितने हैं? 6। और कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो टोटल कितना होगा? नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये भी कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ एटम्स सेम। अब अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स?
ऑक्सीजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कितने एटम्स, 3। अब ये 2 नेगेटिव किसके कारण आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो आता है, तो मतलब हमारे पास +2। यहां से देखो 6 + 8 3 = 24 और ये 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 32। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ 3, एक ऑक्सीजन में 8 है कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया +1। यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बात समझ में आ गया। अब बढ़े आगे, लिखना है ये, अरे अगर एक लिखेगा फिर नहीं लिखने देंगे, आराम से फिर घर लिखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आपने पढ़ा था, बताओ क्या क्या होता है, क्या होता है, तू बोलना, तू भी तो था 10th में, बोल। अरे 9th में था तो, अरे तुम 10th में था ना, 10th से पहले किस में था। अब ऐसा ना बोल देना कि अब कोविड बैच है, मारेगा से। अरे तो कोविड बैच से तो पढ़ना थोड़ी छोड़ दिए थे। हद आरामी हो, अरे फिर भी किसी को तो पता होगा। और कुछ, चलो यहां से समझना, थॉमसन ने क्या बोला कि एटम्स क्या होता है, एक एटम जो होगा वो एक स्फीयर होगा। एटम क्या होगा, एक स्फीयर। स्फीयर पे हमारे पास जो होगा, स्फीयर के जो सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली हमारे पास वो सरफेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, एटम को थॉमसन ने क्या माना, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो हमारे पास सरफेस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर। अब वही चीज उसने कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ, कि अगर वाटरमेलन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वाटरमेलन का जो ग्रीन लेयर दिख रहा है ना, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या है हमारे पास, सीड्स वाटरमेलन का, वो अब यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा जो मास होगा, एटम का मास होगा, वो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर अभी तो नहीं, 12th में पढ़ोगे, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कैसे मेजर किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक तराजू है उठा के रख दिए, वेट आ गया, हाँ 10 किलो लो। तो एटम का वेट, अगर हमारे पास अर्थ का वेट अगर किसी को मेजर करना होता है, या कैसे मेजर किए होंगे, सिंपल सा, अरे जोर से बोल, स्मॉल। अरे सिंपल से क्या कहते हैं, हर लेयर में अलग अलग डेंसिटी होता है, उसका सैंपल लेते हैं और उसके बेसिस पे पता कर लेते हैं कि अर्थ का वॉल्यूम कितना है, और उसके बेसिस पे पता करते हैं। यूनिट का तो मास पता कर सकते हैं, अगर यूनिट का पता चल जाएगा तो एक लेयर तक वो मास भी सेम ही रहेगा, तो अप्रॉक्स वेट पता कर सकते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे कितना। दूसरा है प्लम पुडिंग, जो आपके पास खीर है वो सूर्यवंशम वाला खीर नहीं, जो खीर होता है उसमें हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स डालोगे, वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो वो जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और जो आउटर लेयर हो जाएगा वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। जो मास होता है इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसी चीज को ऐसा चेक करता है तुम्हारा
जे थॉमसन नहीं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगर ये एटम कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल जो भेजे, अल्फा पार्टिकल बताया था अभी कुछ देर पहले क्या था, हीलियम 2+। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता, जाता और वो बाउंस बैक कर जाता, ऐसा होता है। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए उसने यूज किया था। तो थॉमसन क्या हो गया, अरे थॉमसन में हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, पहला एटम इज अ स्फीयर, एटम हमारे पास स्फीयर होगा। दूसरा बात, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं कि एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, या न्यूट्रल पार्टिकल बोल सकते हैं। एटम जो होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed over atomic surface, and negative charge is uniformly or non-uniformly distributed inside the sphere। अच्छा, हमने एक बार बात बोला था कि आपको मोल्स कॉन्सेप्ट का मैंने बोला था कि क्वेश्चंस कीजिएगा और मैं नोट डाउन करूंगा। ये कल ही करने वाला हूं, जो तुम लोग का हरकतें देख रहा हूं ना, मोल कॉन्सेप्ट का बोला था ना कि मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करना है, वो कल कर रहा हूं। कल छुट्टी मतलब कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, याद रखना। और ये आपके पेरेंट्स को उसी दिन कॉल जाएगा। जिस तरह का आप लोगों का हरकत देख रहा हूं ना, क्लास में बैठे हुए बात कर रहे हो, पता चलना चाहिए ना आपके पेरेंट्स को कितना मेहनत कर रहा है। और वो मैं क्रॉस एग्जामिन भी करूंगा, जिस पे मेरे को डाउट लगेगा कि कुछ भी नंबर नहीं लिख देंगे वहां पे। यहां पे हमारे पास क्या है, थॉमसन एटॉमिक एटम क्या होगा, स्फीयर। हमारे पास एटम कैसा होगा, न्यूट्रल, मतलब हमारे पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सरफेस के बाहर से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नेगेटिव चार्ज इनसाइड होगा, वो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों होगा। और दूसरा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ एटम इज ऑल्सो uniformly distributed across the atom के अक्रॉस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे पास मास ज्यादा होगा, यहाँ पे हमारे पास मास ज्यादा होगा। जितना मास यूनिट एरिया पे, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ होगा, उतना ही मास हमारे पास यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ भी होगा। ये थॉमसन के हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। हमारे पास ये बिना एक्सपेरिमेंट के बोला था, इसने कुछ नहीं किया, सिंपली एक एटम को इमेजिन किया। जैसे डाल्टन्स हमारे पास कैसे बोले थे कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या था कि उसने एटम्स को के बारे में कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि हमारे पास किसी भी मैटर को तोड़ते जाएंगे तो एक हमारे पास टाइनी पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसी तरह थॉमसन ने अपने जो कोई भी चीज अगर हमारे पास आता है थॉट्स, उसके बारे में सोचते हैं। उसी तरह थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस उसने सोचा कि एटम जो होगा वो
हमारे पास स्फेरिकल होगा, उस पे पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्म, नेगेटिव चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसी के साथ इसका कंपेयर किया जाता है, तो इसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। क्लियर? लिख लीजिए, या लिख नहीं रहे थे ना, बढ़िया। अब आगे, अब यहां से इसका ड्रॉबैक समझना, ड्रॉबैक समझना। अब हमारे पास ये जो इसने बोला, ये बात गलत क्यों हो जाता है? वो तो हमारे पास उस समय, अगर ये तो बोल सकते, देखो अगर कभी भी किसी का ड्रॉबैक्स लिखना है तो जो बात तुम्हें पता है एटम्स के बारे में ट्रू है, वो सारा उस पे लगा दो, तो वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर वो जैसे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मगर यहाँ पे चार्ज क्या है? स्टेशनरी, तो वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मास जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, मास हमारे पास कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक का कहने का मतलब एक ही सेंटर पे, कि अगर हमारे पास स्फीयर का अगर हम सेंटर बनाएंगे तो उसी सेंटर, उसी पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा? टोटल मास होगा। मास हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। दूसरा समझना, हमारे पास चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली जैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो मान के चलो कि ये हमारे पास अगर मान के चलते 1-2 मीटर का अगर हमारे पास ये डिस्प्ले है, तो अगर हमारे पास रिपल्सन होता तो ये 2 मीटर से 4 मीटर हो जाता। जो आपका 5 फीट, अगर 5 फीट अगर हाइट है तो हो सकता है अगले दिन 6 फीट हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास ये लाइन लिखते हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता एटम की स्टेबिलिटी, कि अगर एटम हमारे पास स्टेशनरी है तो वो स्टेबल कैसे है? कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तुम भर दे रहे हो, एक ही जगह रख रहे हो, तो एक जगह लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल। तो ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और जो बातें तुम्हें पता होंगी, वो जितने बातें तुम्हें अगर करेक्ट पता है, बस इसमें लगाते जाओ, वो इसका क्या हो जाएगा? ड्रॉबैक्स। क्लियर? बढ़े, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन एक ही चीज है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखे? क्या क्या अभी हमने बोला? नेगेटिवली चार्ज इज स्टेशनरी, which is not true, नेगेटिवली चार्ज हमारे पास क्या है? फिक्स है, मूव नहीं कर रहा। अगर मूव नहीं कर रहा तो मतलब हमारे पास वो क्या, रियल एटम में क्या करता है? मूव करता है, स्टेशनरी नहीं रहता, एक जगह खड़ा नहीं होगा। दूसरा हमारे पास मास ऑफ एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा, इट डजंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम का यह स्टेबिलिटी हमारे पास प्रोवाइड नहीं, सॉरी, इट डजंट एक्सप्लेन, प्रोवाइड की जगह पे एक्सप्लेन, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और जो बातें आपको लिखना है, जैसे अगर आपको हाइड्रोजन नहीं, वो तो आप 10th का पार्ट हो गया, 11 का पार्ट हो गया। आगे हम लोग जितना बात पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास एटम के बारे में आएगा, तो जो बातें आपको यहाँ पे जे थॉमसन नहीं बोला, वो सारे पॉइंट्स लिखना है। देखो आपका जो थ्योरी एग्जाम में होता है, थ्योरी एग्जाम में जनरली जो टीचर देखता है वो कितना अच्छा से लिखे हो और कितना लिखे हो, ये 2 बात पे डिपेंड कर जाता है। तो उसमें 2-3 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। क्लियर? बढ़े हैं? देखो यहां से, अच्छा, रदरफोर्ड्स थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल एंड द रिजल्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे थॉमसन पढ़ाए, रदरफोर्ड तो पढ़ाए नहीं है,
पहले रदरफोर्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा ये याद करो कि एक बार एक्सप्लेन किए थे जब आपका पहला क्लास था। आपने जो पढ़ा था गोल्ड फॉइल था। गोल्ड फॉइल पे हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, पास करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर पास करेंगे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, पास कर जाता। अरे कम से कम तो ये अच्छा नहीं, कोविड बैच। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, हमारे पास पास हो जाएगा। बहुत कम हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, डिफ्लेक्ट होगा। और उसमें भी याद रखना 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल होगा कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। फिर से देखना, हमारे पास ये गोल्ड फॉइल, इसका थिकनेस हमने बहुत कम रखा। थिकनेस कम रखा, इसका रीजन क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल अगर जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतने ज्यादा एटम के लेयर से इंटरेक्ट करेगा। अगर हमें एटॉमिक लेवल तक अगर हमें स्टडी करना है तो जो हमारे पास थिकनेस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। और गोल्ड इसीलिए लिए थे कि उसका जो हमारे पास सीट में चेंज करने की टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। बात समझते हो ना? ये तो हीट में इसको बहुत पतला लेयर कर सकते हैं। अगर पतला लेयर करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल जो कोलाइड्स करेगा वो एटॉमिक लेयर पे टकराएगा कि एटम्स का सिर्फ एक ही लेयर होगा। तो एटॉमिक लेवल पे हमारे पास वो डाटा मिलेगा। अब उसने क्या किया, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का। ये देखो, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ये कुछ नहीं, हीलियम पार्टिकल्स है। इसी को क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो हमारे पास थॉमसन के हिसाब से क्या था कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके हिसाब से क्या था कि जैसे अल्फा पार्टिकल भेजेंगे वैसे हमारे पास क्या हो जाना चाहिए था, बॉन्ड स्पाइक करना जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे पास क्रॉस कर गया। इसका दो रीजन, एक तो हमारे पास पहला ये फेल हो गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, दूसरा मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। रीजन समझना, इस चीज को समझना। अगर तुम खड़े हो, तुम्हारा भाई उधर से आ रहा है या ट्रेन के आगे आपने कुछ रखा है, समझ, अपने आप को बस इमेजिन नहीं करना, दोस्त को इमेजिन कर सकते हो। तो अगर ट्रेन के आगे खड़े हो, ट्रेन उधर से आ रहा है, ट्रेन मान के चलो अगर वो 50 की स्पीड से आ रहा है, तुम 100 की स्पीड से दौड़ रहे हो, किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? बात समझ में आ रहा? ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास तो हमारे पास बहुत कम होगा, मगर हमारे पास जे थॉमसन के हिसाब से अगर चलते तो मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये जो कोलिजन होता तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, ये अल्फा पार्टिकल्स आया, ये क्या हो जाना चाहिए था, बॉन्ड स्पाइक, क्योंकि मास हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करता है एक दूसरे को रिपेल। तो सरफेस कैसा था हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एटम था, मगर जो हमारे पास जो अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो उसका जो सरफेस था आउटर लेयर वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम 2+, वो भी पॉजिटिव चार्ज रिटर्न कर जाता। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गया। तो दूसरा, पहला हमारे पास मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, दूसरा चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया। अब देखो, हमारे पास हर चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो याद करो कैथोड रे और एनोड रे में हमने बताया था फास्फोरेसेंस, जिसपे अगर लाइट या एनर्जी पड़ेगा तो वो क्या होगा, साइन करेगा। तो ये अल्फा पार्टिकल हम देख नहीं पाएंगे, मगर ये टकराएगा तो ये जो सरफेस है वही है जिंक सल्फाइड का लेयर। तो इस पे जब फॉल डाउन करेगा तो ये हमारे पास साइन करेगा, और अगर जो हमारे पास स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ये बाकी वाला इधर सरफेस है उस पे भी साइनिंग दिखेगा। अब फिर से देखिएगा इसको, अल्फा पार्टिकल हमने पास किया, कुछ देखोगे, ये देखो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर बहुत कम जो होगा, जो एक हमारे पास 20,000 में लगभग एक जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे वापस आ जाएगा। अब इसका एक और आएगा, एक सीट आएगा और जिसमें देखो यहां पे देखोगे जो टकराएगा वो उसी रास्ते में एक बैक आएगा। देखो ये जिस रास्ते, हाँ देखो अब यहां से देखो दो चीज, इसको पहले पॉज करते हैं, यहां समझना। अगर ये हम न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस से अगर हमारे पास अगर 180 डिग्री पे कोलाइड्स करेगा
तब वो बाउंस कर बाय कर जाएगा। अगर साइड से करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे कंसेंट्रिक होता है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा, वो डिफ्लेक्ट करता है। मगर हमारे पास इसका जो, अगर ये एटम हमारे पास ये अगर स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं देगा, जब क्लोज से पास होगा तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा। और ये डिफ्लेक्शन हमारे पास जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल घटते चला जाता है। सबसे कम हमारे पास बहुत, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि 20,000 जब हम पास करेंगे तब उसमें कितना, एक, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे वापस आएगा। बाकी बात बहुत कम एंगल्स पे हमारे पास डिफ्लेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ क्रॉस कर जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास मान के चलो यहाँ पे है मगर अल्फा पार्टिकल का मास भी तो अच्छा खासा है तो वो चला जाएगा, मगर जो क्लोज से पास होता है वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? दूसरा देखो, इसी चीज का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। हमने क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया जो हमारे पास क्या जनरेट करेगा, अल्फा पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या जनरेट करेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल गया गोल्ड फॉइल से टकराया, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बहुत कम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। वही जो देखो, अगर ये दिख रहे हो तो यहाँ पे साइनिंग नजर आ रहा है, यही साइनिंग आपको बताएगा कि हमारे पास कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हुए हैं, सारे के सारे क्रॉस नहीं हुए, कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ से ये कुछ डिफ्लेक्शन हमारे पास है। जैसे यहाँ पे अब ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस आ गया। अब देखो, जो क्लोज से पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जो क्लोज से नहीं जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और इसी से पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, खाली। सिर्फ हमारे पास जो बहुत छोटा सा मास होता है या छोटा सा पार्ट होता है वही हमारे पास उसका मास और पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रिक होता है। उसी को उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में उसमें उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था न्यूट्रॉन्स का, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मालूम था उसको, ना न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी ना हमारे पास प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो सिर्फ उसने न्यूक्लियस बोला था कि न्यूक्लियस ऐसा रीजन होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। क्लियर इतनी बातें? यहीं पे वही जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ है, जब ये टकराएगा तो हमारे पास ब्राइट रीजन होगा। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या लिखेंगे कि सबसे पहला, और यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है, ये भी एक वीडियो था, चलो ये चल नहीं रहा तो फिर बात ही खत्म, इसको हटा देते हैं। क्या अच्छा था, नहीं इसका कोई रिलेवेंट नहीं था। अच्छा यहां से कर सकते हो, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा अब यहां से बोल सकते थे सर कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से भी तो टकराएगा, टकराएगा तो उसका भी मास होगा, बाउंस बैक करेगा। ट्रेन और आदमी का एग्जांपल, इसका इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम, मगर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसका मास 4 टाइम्स होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से। और वो हम जानते एक का मास एक का जो प्रोटॉन का मास होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तो 4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने को मिलेगा, ये क्रॉस कर जाता है। और जो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो सिर्फ न्यूक्लियस के बेसिस पे देखने को मिला। क्लियर? तो सबसे पहला लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। बाकी बात ये पहले से सिलेबस से हटा हुआ, तो कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। ये लिखने वाले कि उसने गोल्ड फॉइल लिया, पतला सीट लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल पास किया, ये सारा टर्म्स नहीं लिखने वाले हैं। उसने क्या क्या देखा बस उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास पहला क्या लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल
passes through या passes without any डिफ्लेक्शन। हमारे पास बिना कोई डिफ्लेक्शंस का हमारे पास क्या हो गया, पास कर गया। दूसरा बात, वेरी फ्यू अल्फा particles are deflected by small angle। तीसरा हमारे पास out of 20,000 alpha particle one out of 20,000 alpha particle one alpha particle bounce back by 180 डिग्री, कि जिस रास्ते हमारे पास 20,000 में लगभग एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से बाउंस बैक कर गया, या उसी को बोल सकते हैं 180 डिग्री पे हमारे पास रिफ्लेक्ट कर गया। और हमारे पास क्या क्या कुछ और वैसा कोई पॉइंट्स, हाँ बस इतना ही है। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसके बेसिस, ये जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे उसने कुछ कंसीडर किया, उसको बोलते हैं पॉस्टुलेट, कि ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से उसने दो चीज साबित किया। पहला कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल गलत है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस नहीं होता, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो अगर वो गलत है तो सही क्या है, तो इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट लेकर आया। क्या रिजल्ट लेके आया, कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंसेंट्रिक होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे नेगेटिव चार्ज वो हमारे पास मूव करेंगे सर्कुलर पाथ पे। कैसे मूव करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, इसके बारे में उसने नहीं बोला, बस ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। हमारे पास मास और पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रिक होगा, जिसको उसने बोला न्यूक्लियस। एटम का अगर न्यूक्लियस के छोड़ करके जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसके बाद हमारे पास एक और है कि जितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते हैं अगर थीटा एंगल से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन का पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन का पावर 4 थीटा। साइन थीटा का अगर हॉल का पावर 4 करोगे तो उसके हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात क्या उसने साइज प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया न्यूक्लियस का। साइज कैसे प्रिडिक्ट किया, उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला नहीं देखना है, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्टेंट देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास का। आएंगे सब पे, ये पहला, इतनी बातें क्लियर। ये पहले भी आपको थोड़ा मोड़ा मालूम होगा, कम से कम तो कान में सुनाई दे गया होगा, याद तो नहीं होगा, फिर से अब ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि ये इस हमारे पास एक्सपेरिमेंट से इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, या पॉस्टुलेट, सॉरी ऑब्जर्वेशन तो हो गया हमारे पास, पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट मतलब हमारे पास होता है कुछ मानना या कंसीडर करना। तो उसने क्या क्या कंसीडर किया, most of the part of atom is empty। एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो क्या होगा, खाली। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज concentric to the center of atom, which is known as
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस भी बोलेंगे, न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेस ऑफ एटम एक्सेप्ट nucleus, nucleus is known as extra nuclear region। न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का पार्ट होगा उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है, और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus। नेक्स्ट हमने बोला कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास क्या फोर्थ स्क्वायर बोलेंगे, नहीं फोर्थ नहीं बोलेंगे, फोर्थ पावर ऑफ साइन। हमारे पास नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल इज inversely proportional to sin to power 4, या ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा इसका पावर 4। तो यहां से एक रिलेशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू पावर हमारे पास थीटा का पावर 4। नेक्स्ट एक और बात बोला न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो हमारे पास कहां गया, न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो किसी भी एटम का उसके एटॉमिक मास का क्यूब रूट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। न्यूक्लियाई साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम is directly proportional to cube root of atomic mass। जैसे देखना अगर हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये हमारे पास एटॉमिक मास को हम लोग ए से इंडिकेट करते थे, ये हमारे पास क्यूब रूट मतलब हमारे पास 1/3 आ जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। यहां से देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा आर नॉट इंटू ए टू पावर 1/3, और यहां से याद रखना आर नॉट वेयर आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.33। जनरली इसका वैल्यू वैरी करता है मगर हम लोग जो जनरली लेते हैं 1.33 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। अच्छा अब कितने लोगों को याद है 10 टू पावर -15 को क्या लिखते थे, जैसे 10 टू पावर -3 है माइक्रो, 10 टू पावर -15 है तो लिखवाए थे फेम्टोमीटर हो गया वो।
ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, अभी ये तो सिलेबस से बाहर है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहले इससे क्वेश्चंस पूछ चुका है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं होता। इसके क्वेश्चंस अगर जानना चाहोगे तो बाद में मिलना, बता देंगे। यहाँ पे जैसे अगर पहले क्वेश्चंस पूछता था कि अगर 60 डिग्री पे हमारे पास, एक का पहले 60 डिग्री पे अगर मान के चलो 30 अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 30 पे या फिर कोई दूसरे एंगल पे पूछता था कि हमारे पास कितने अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वहां पे ये रिलेशन यूज करते थे। मगर अब पूछता ही नहीं है तो इसके बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे अलग अलग एटम का न्यूक्लियाई कंपेयर किया जाता था। जनरली हमारे पास एल्युमिनियम लिया जाता था, क्योंकि एल्युमिनियम का वेट कितना आएगा 27 का क्यूब रूट इजिली आ जाता था 3। तो ऐसे एटम्स लिया जाता था जिसका हमारे पास क्यूब रूट इजिली लिया जा रहा है, या तो हाइपोथेटिकल दे देता था जिसका हमारे पास क्यूब रूट पॉसिबल होगा। क्लियर? मगर अब ये सिलेबस से हट गया तो कुछ कुछ बातें आपको जाननी थी, और यही बात है। आप मोटा मोटी, हाँ बोलो अब। R0, अरे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, यही कांस्टेंट है R0। ये इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर हमारे पास एटम्स, अगर हमारे अगर क्रिकेट स्टेडियम कंसिडर करें, अगर हमारे पास सर्कल कंसिडर करते हैं क्रिकेट स्टेडियम का, तो उस सर्कल से अगर हम एक स्फीयर बना दें, जो बाउंड्री है सर्कुलर है, उसको अगर हम रोटेट करके अगर एक स्फीयर बना दें, अच्छा कड़ा पहन के नहीं आए, अगर हम स्फीयर बना दें तो उसमें जो हमारे पास अगर एक क्रिकेट बॉल रखेंगे उसके सेंटर पे उतना ही साइज होता है हमारे पास एक न्यूक्लियाई का। अगर कंपैरिजन करना चाहोगे, दूसरा कंपैरिजन ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास जनरली कोई भी अगर डिस्क है, कोई भी डिस्क, हम जिस बर्तन में खाना खाते हो, अगर वो प्लेट्स है तो उस पर अगर आप एक सरसों का दाना रखोगे तो वो हमारे पास कंपेरेबल हो गया, उससे भी थोड़ा सा छोटा ही चला जाता है हमारे पास एटम। तो अगर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हुआ वो उतने छोटे पार्टिकल्स के कारण हुआ, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या हो गया, खाली ही हो गया। अगर आप एक क्रिकेट स्टेडियम में अगर आप एक नॉर्मल सा क्रिकेट बॉल का अगर आप न्यूक्लियस के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो रेस्ट ऑफ रीजन क्या हो गया, खाली। तो उसी तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, बिना डिफ्लेक्टेड पास हो गया था। क्लियर? अब इसका ड्रॉबैक समझना कि ये तो इसने इतनी बातें बोल दिया था, इसका हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या होगा कि ये क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब देखो, एक आदमी था जिसका नाम था मैक्सवेल के हिसाब से क्या था, मैक्सवेल के हिसाब से अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव करेगा, अगर वो अगर उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन करने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, याद आया? तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैक्सवेल बोलता था कि सीधा सिंपली कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है, अगर वो एक्सीलरेट करेगा तो हमारे पास वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। इस चीज को समझ सकते हो। आप एक बॉल कंसीडर करो, बॉल को एक रस्सी से बांध लो, उसके बाद उसको रोटेट करना स्टार्ट करो। रोटेट कर रहे हो, कुछ देर के बाद क्या होगा, हाँ तुम थक जाओगे, और उसके बाद यहाँ पे जो अगर आइटम्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक करते चला जाएगा। उसका सर्कल का जो हमारे पास सर्कल जो पहले बड़ा था, वो सर्कल धीरे धीरे छोटा बनता जाएगा, सर्कमफेरेंस छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते बस एक बार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे थकोगे ना घुमाते। सेम चीज मैक्सवेल का कहना था कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है, तो अगर उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन, अब देखो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। वेलोसिटी क्या है, तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहां पे ऐसे होगा। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा।
तो अगर हर इंस्टेंट पे उसका हमारे पास डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी घूम रहा होगा तो उसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन करेगा, अरे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड पे ही घूम रहा है, मगर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, एक्सलेशन। तो अगर एक्सलेट कर रहा है तो इसके हिसाब से सीधा सिंपल क्या होना चाहिए था, मैक्सवेल के हिसाब से, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ये धीरे धीरे, ये साइज क्या होना चाहिए एटम का, छोटा, स्पेरिकल पाथ फॉलो करना चाहिए। और ये करते 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 ये एक टाइम ऐसा आना चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे टकरा जाएगा। अगर टकरा जाएगा तो ये एटम खत्म। जैसे अगर थॉमसन के बेसिस पे बोल रहे थे, अगर तुम 5 फीट के हो तो अगले दिन 5 फीट से बड़ा हो सकते हो। इसके हिसाब से क्या, अगर 5 फीट हो तो अगले दिन 5 फीट से छोटा, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, उसके बाद खत्म। एक मूवी था क्यूरियस केस ऑफ फ्रैंकलिस्टिन, क्या था नाम, एक मूवी, अरे किसका नाम था, ब्रैड पिट का मूवी है जिसमें पैदा होता है बूढ़े जैसा, मगर जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है वो घटते चला जाता है उसका। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर हमारे पास ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन होगा तो मैक्सवेल के हिसाब से उसको एनर्जी लॉस करना चाहिए। अगर एनर्जी लॉस करेगा तो वही चीज आप घुमा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस, थक रहे हो ना, लॉस हो रहा, तो वो क्या होगा, ये एटम का साइज छोटा होना चाहिए था। तो अगर ये हमारे पास, अगर ये 2 मीटर का हमारे पास डिस्प्ले है तो अगले दिन 2 मीटर से कम, उसके दिन अगले दिन और कम और कम, कम होते होते गायब। हाँ, यही था मूवी का नाम। दूसरा ड्रॉबैक्स क्या बोल सकते थे, उसने अगर हमारे पास कोई आइटम होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली 2 ही था। मगर अगर आप बोलना चाहोगे तो अगर बोर्ड्स आपको पता है, बोर्ड्स पता है तो उसके बेसिस पे आप लगा सकते हो, मगर बोर्ड्स भी तो गलत है, तो बोर्ड्स का भी केस यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। हमें देखना है सबसे जो एडवांस हमारे पास है वो क्वांटम है। और रीजन बताते हैं, ये हमारे पास ऐसा नहीं होता। 2 टाइप का फिजिक्स होता है, एक होता है क्वांटम फिजिक्स और एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई करे, जिसका मास हमारे पास बहुत कम हो, बहुत कम मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के आसपास का है। फिर एक तो पीछे मुड़ के बात कर रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो क्या हुआ, कुछ भी है क्लास में ना बात करे, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। हमारे पास अब क्या बोल रहे थे, चाहिए क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास हमारे पास बहुत कम हो, जिसका मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन्स पे हमारे पास कंपैरिजन में मास हो, उस पे हमारे पास जो फिजिक्स एप्लीकेबल होता है उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब जो आप पढ़ते थे 10th में, अगर याद हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते थे कि जितना मोमेंटम पहले टकराने से पहले है, टकराने के बाद भी हमारे पास मोमेंटम उतना ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ये एटम, अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन्स आपस में जब टकराएगा उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होता। अगर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता तो जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे वो पूरा फिजिक्स कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो मैक्सवेल था ये क्लासिकल फिजिक्स का एग्जाम्पल है कि अगर एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। तो मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स का एप्लीकेशन क्वांटम फिजिक्स में नहीं लगता। और बोर्स ने यही गलती किया था कि बोर्स के टाइम क्या था कि क्लासिकल फिजिक्स हमारे पास लगभग कंप्लीटली इवॉल्व कर चुका था, क्वांटम फिजिक्स का जन्म हो रहा था। तो उसके पास जो क्वांटम के समय हमारे पास जितने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उसके पास आ गया था, और उसके पास जो क्लासिकल फिजिक्स था उन दोनों को मर्ज कर दिया और अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। तो जो क्लासिकल से उठाया वो सारी बात गलत हो गया, जो उसने क्वांटम से उठाया वो बात सारी सही हो गई। तो हमारे पास बोर्ड्स का पूरा गलत नहीं है। तो अगर हम यहां से लिखे ड्रॉबैक्स, जाओ, ड्रॉबैक्स ऑफ
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला जो हमने अभी सर्कुलर पाथ के लिखा, तो इसमें हमारे पास एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो पहला तो वही लिख सकते हैं 8 doesn't explain stability of atom। अब इसमें अगर लिखना चाहते हो तो मैक्सवेल का बेसिस पे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, if particle move in a straight line, if particle moving with acceleration, then it lose its energy। अगर एनर्जी लूज करेगा तो अगर सेम चीज एटम पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा और स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास वो पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about movement of electron around nucleus। बढ़े अब आगे क्या, कौन सा वर्क, एटम छोड़ा हुआ है। अरे तो अभी तो बोले ना ये क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में नहीं, अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए नहीं लगा सकते, तो इसके बेसिस पे बोल ही नहीं सकते थे, मगर हमारे पास उस समय क्वांटम फिजिक्स नहीं था। क्लियर इतनी बात है? बढ़े एक क्वेश्चन। अरे तो आउट ऑफ, देखो बात ये है कि अगर किसी से पूछना जो जे मेंस का अगर दिया होगा तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, और प्रॉब्लम यही है कि अगर वो स्ट्रिक्टली जो हमारे पास सिलेबस है उसको फॉलो ही नहीं करता, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करता तो मैं ये नहीं पढ़ाता आपको, मगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना तो हमारे पास फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर पूछ दिया तो फिर वही कि उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। क्वेश्चन देखें, जो बता दोगे वो सबसे पहले जाओगे। क्या लिखा हुआ है, Rutherford's gold foil experiment cannot explain the line spectra of hydrogen। अच्छा ये तो तुम्हें पता ही नहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कोई नहीं तो फिर छुट्टी।